ठीक। बताओ अब आप लोग कि आप लोगों को बता दिए थे वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन माने पेड़ पौधों के तनों और पत्तियों के द्वारा अतिरिक्त पानी को, माने जो पानी उनके काम में नहीं आएगा उसको उड़ा देना क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन पेड़ पौधे क्यों करते हैं? उष्मा हानि से बचने के लिए और जल हानि से ना। पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं अगर पूछ ले तो आप कहेंगे उष्मा हानि और जल हानि से बचने के लिए पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा दे। क्योंकि वाष्प उत्सर्जन पत्तियों से ही ज़्यादा होता है, तनों से भी होता है लेकिन पत्तियों से ज़्यादा होता है। और पत्तियों से किस जगह से? रंध्र से ना। तो रंध्र से ही आज हम लोगों को देखना है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के विषय में थोड़ा बहुत हम लोग कल समझे थे, आज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं। रंध्र यानी स्ट्रोमेटा, जैसे हमारे माने हाथों में या शरीर में छोटे छोटे छिद्र हैं जिन्हें हम रोम कहते हैं। क्या? रोम। ऐसे ही पेड़ पौधे की पत्तियों और तनों में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्रों की संख्या है लड़के, क्या कर रहे हो यार? रंध्र की संख्या क्या? नीचे वाले भाग में ज़्यादा और ऊपर वाले भाग में कम स्थलीय पौधों में, लेकिन जलीय पौधों में ऊपर वाले हिस्से पर ज़्यादा और निचले सिरे पर कम होता है। ठीक, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर सकें और ऑक्सीजन को निकाल सकें। तो ये रंध्र के विषय में थोड़ा सा आप फिर से देख लो। ये मान लीजिए ये है क्या? ये रंध्र है, स्ट्रोमेटा। इसको दोहरी आकार की झिल्ली घेरा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? हरी। हाँ, ये इसमें भरा हुआ जो द्रव है इस द्रव को हम कहते हैं क्या? स्ट्रोमा ना। और ये जो बगल बगल से सेल है इसे द्वारक कोशिकाएं कहते हैं, गॉड सेल ना। और ये क्या है? रंध्र। यही रंध्र जो है यही खुलता और बंद होता है। ये खुलेगा और बंद होगा तो इस तरीके से किसका? माने गैसों का आदान प्रदान होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये खुला तो गैस निकलेगा और अगर बंद हुआ तो गैस इंटर करेगा। तो इस तरीके से। और यहीं स्ट्रोमेटा में ये केंद्रक पाया जाता है और यहीं हरित लवक पाया जाता है। यानी रंध्र में क्या पाया जाएगा? रंध्र किससे ढका होता है? गॉड सेल से। यानी किससे? ये गॉड सेल हैं ना, द्वारक कोशिकाएं। और द्वारक कोशिकाओं में भरा होता है क्या? द्रव। इस द्रव जो द्रव है इस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा में क्या होता है? इस स्ट्रोमा में होता है हरित लवक। ठीक, स्ट्रोमा में क्या होता है? हरित लवक। अब हरित लवक जो है ये हरित लवक को और विस्तार करेंगे तो ये क्या होता है? सिक्के नुमा स्तंभ नुमा संरचना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेना ना, ग्रेनम। कुल सभी को मिला के एक एक स्तंभ नुमा ऐसे रहेगा तो ऐसे इसको हम अगर मिला दें तो ये कहलाता है ग्रेनम। क्या? ग्रेनम। और अगर पत्तियों में अगर 3-4 स्तंभ है और सभी स्तंभ को मिला दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये सभी मिल करके क्या कहलाएंगे? ग्रेना। ठीक। और एक ग्रेना जो है ना, इस ग्रेना के एक भाग को अगर हम एक ले लें तो ऐसे एक भाग को हम क्या कहेंगे? थैलोकाइट्स। अब इस थैलोकाइट्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। यानी हरित लवक में पाया जाएगा ग्रेनम और ग्रेना ही लिख दे रहे हैं। ठीक, ग्रेना और ग्रेना में पाया जाएगा थैलोकाइट। और थैलोकाइट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम। ये आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं लेकिन आज फिर से बता दिए क्योंकि ज़रूरत है हमको किसकी? प्रकाश संश्लेषण में इसकी ज़रूरत है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण है कुछ नहीं, अंग्रेजी में प्रकाश संश्लेषण को हम क्या कहते हैं? फोटो और क्या? सिंथेसिस। तो फोटो माने क्या? लाइट, और सिंथेसिस माने संश्लेषण या बनाना। प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन प्रकाश संश्लेषण डायरेक्ट नहीं बनेगा, कुछ न कुछ चाहिए। देखिए कच्चा माल के रूप में इसको क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्या? क्लोरोफिल। तो यानी कुल मिला के कितने चीज़ चाहिए? 4।
माने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए कुल कितने चीज़ों की आवश्यकता है? 4। क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु? 6 अणु। जल के कितने अणु? 12। ऊपर से सूर्य का प्रकाश और नीचे से पत्तियों में क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ होगा ये हम आपको दिखा दिए। ठीक इस तरीके से प्रोसेस क्लोरोफिल होगा। तो यानी कुल मिला के 6 क्या चाहिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, 12 जल चाहिए, और ऊपर से सनलाइट चाहिए, सनलाइट, और नीचे से क्या चाहिए इसको? क्लोरोफिल, माने पत्तियों में क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है ये चाहिए। अब इसके बाद जो बनेगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, और यही ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है जो गौण उत्पाद है ना। यह गौण उत्पाद है, यानी ऐसा उत्पाद जैसे जो आपको पेड़ पौधों को ज़रूरत ना हो, जिसकी ज़रूरत पेड़ पौधों को ना हो, उसी को हम लोग गौण उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो ये गौण उत्पाद के रूप में कौन निकल जाता है? और ये ग्लूकोज जो है ये मंड के रूप में संचित हो जाता है किसमें? पेड़ पौधों में। ये क्या है? ग्लूकोज। ये पेड़ पौधों में मंड के रूप में क्या हो जाता है? संचित। ठीक, तो आपको पता चल गया कि अगर प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न अगर आ गया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में बनाया गया कार्बोहाइड्रेट ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा, 12 जल रहेगा, और उसके बाद सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और साथ के साथ क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में। ठीक, पत्तियाँ, जितने ज़्यादा पत्तियाँ हरी होंगी उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा? आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि क्या क्लोरोफिल केवल पत्तियों में पाया जाएगा? नहीं, तनों में भी पाया जाता है। कुछ तने ऐसे होते हैं जो हरे होते हैं, जैसे पेड़ पौधे जब अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो इसका मतलब वो भोजन नहीं बनाता है। कौन बनाता है? उसके तने। आप लोगों ने और देखा होगा फलों में भी, ध्यान सुनो, फलों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। केला आपने देखा है किस रंग का होता है? तो केले में भी क्लोरोफिल है, यानी फलों में भी क्लोरोफिल है। और फूल, हाँ, हर में जितने भी चीज़ आपको हरे रंग के दिख रहे हैं सब क्या हैं? जैसे आपने देखा होगा फूल जब फूलता है तो उसका जो माने जिसमें टहनी, जहाँ से टहनी लगता है और ऊपर वाला हिस्सा ना, उसमें भी क्या है? क्लोरोफिल। जब कली के रूप में रहता है तो उसके ढके रहता है, देखा है आपने? तो पत्तियों माने फूलों को भी भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो खिलने के लिए भोजन चाहिए, तो उसके ऊपर लगा रहता है, देखिए, तो वो भी क्या है? माने ये भी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो माने जहाँ जहाँ आपको हरा रंग दिखेगा वो सब प्रकाश संश्लेषण। और पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश में फ्लैट हो जाती हैं। दूसरी बात, कितना प्रकाश इसको चाहिए कि अच्छा प्रकाश संश्लेषण हो ना? हाँ, 10 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, यानी प्रकाश का 10 से 30 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान रहेगा तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे बेहतर तापमान क्या है? 10 से 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल रंग में। उसके बाद हाँ, RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक, R माने रेड में, फिर ब्लू में, फिर ग्रीन में। आपके यहाँ यही दिया है, लेकिन बड़ी परीक्षा में यहाँ ग्रीन की जगह बैगनी देता है। क्या? बैगनी। ठीक, तो इसको भी आप जानते रहिए कि ग्रीन की जगह क्या दे देता है? सबसे ज़्यादा लाल में, फिर ब्लू में, तब ग्रीन में। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? लेकिन अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो गया तो ऐसी स्थिति में सोलराइजेशन हो जाता है। वहाँ देखो लिखा होगा कि ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? सोलराइजेशन। तो इसका मतलब 35 डिग्री से ज़्यादा होने पर, फिर ये तापमान बढ़ने पर क्लोरोफिल का सोलराइजेशन हो जाता है, अर्थात ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज हो रही थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी
अगर ज़्यादा तापमान हो गया, इससे ज़्यादा अगर तापमान हुआ तो आप सोचिए क्या, माने प्रकाश संश्लेषण तेज होगा कि कम? कम हो जाएगा। माने किसका सोलराइजेशन हो जाएगा? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का सोलराइजेशन हो जाएगा और ये जो प्रकाश संश्लेषण का दर है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, और भी आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण से और क्या लाभ है, तो प्रकाश संश्लेषण से लाभ क्या क्या है सुनो। पहला लाभ है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो गैसों का क्या हो जा रहा है? विनिमय। किसके द्वारा? रंध्र के। रंध्र क्या करते हैं? गैसों का विनिमय, यानी गैस का क्या कर देते हैं? विनिमय। गैस का विनिमय। विनिमय, गैस का विनिमय कहने का सेंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेंगे ना, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बाहर। इससे वातावरण का संतुलन बना रहता है, क्योंकि सभी जीव जंतु क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे, हाँ, सभी जीव जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? बाहर। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन ले लेता है? पेड़ पौधे। और हम माने वो जो ऑक्सीजन को छोड़ता है उसको कौन ग्रहण कर लेता है? तो इस तरह से वातावरण में गैसों का जो संतुलन है क्या होता है? बना। तो ये भी फायदा है किससे? तो प्रकाश संश्लेषण से ये भी फायदा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो वातावरण का गैसों का संतुलन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और किसका? ऑक्सीजन का, ये दोनों संतुलन बना रहता है। अगर नहीं होता ऐसा तो सोचिए पूरे सब जगह कौन फैल जाता? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि सभी जीव जंतु क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब जगह फैल जाता, जो हम लोग भून के कोई चीज़ खाते हैं खा नहीं पाते। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी चीज़ को जलने से क्या कर देती है? रोक देती है। आपने देखा होगा बैंक में इतना बड़ा बोतल करके रहता है, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? कार्बन। जब भी कभी गैस में आग लगता है तो चद्दर से ढक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? बांध देता है और वहाँ बुझ जाता है गैस। ठीक, अगर जल डालेंगे तो जल डालने पे और भी तेज हो जाएगा, क्योंकि जल में क्या है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा और कोई भी चीज़ हम ठीक से जला नहीं पाएंगे। ठीक, तो इससे ये फ़ायदा है। अब आपको समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण है क्या ना, माने कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट को बनाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश। फिर से बोल लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में, उसके बाद नीले में, फिर हरा ना, ग्रीन यानी हरा, और अगर आपके यहाँ कक्षा 10 में हरा ही दिया है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैगनी देता है। ठीक, ये इसके लिए कितना तापमान चाहिए? तो 10 से 35 डिग्री। इससे ज़्यादा तापमान, ज़्यादा अगर तापमान होगा तो ऐसी स्थिति में क्लोरोफिल का सोलराइजेशन हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण का दर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक, ये रंध्र क्या क्या काम करते हैं? गैसों का विनिमय करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर, यहीं पे। ठीक, ये खुलता और बंद होता रहता है। ये था पूरा क्या? प्रकाश संश्लेषण। इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि ना, इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में दो चीज़ देखना है हमको। क्या क्या? एक को हम कहेंगे क्या? हिल रिएक्शन, और एक को डार्क। ठीक, हिल रिएक्शन और क्या? डार्क। हिल रिएक्शन और दूसरे का नाम क्या है? अब डार्क रिएक्शन। आपको उतारना नहीं है, डार्क रिएक्शन ना, हिल रिएक्शन और क्या? डार्क। देखिए, ये जो हिल रिएक्शन है इसको विद्वान ने दिया था, जिस विद्वान का नाम था क्या? रॉबर्ट हिल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन।
तो इसको किस विद्वान ने दिया था? रॉबर्ट हिल नामक विद्वान ने दिया था, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? हिल रिएक्शन। और दूसरा, ये कहाँ होता है? तो ग्रेना में होता है, ठीक, ग्रेना में। और ये जो है डार्क रिएक्शन, ये देने वाले वैज्ञानिक का नाम था ब्लैकमैन, ब्लैकमैन, ठीक, ब्लैकमैन, क्योंकि ये अंधेरे में होने वाले रिएक्शन है। और ये कहाँ होता है? प्रकाश में। तो ये कहाँ की घटना है? प्रकाश में होने वाला, और वो कहाँ? अंधेरे में। तो प्रकाश में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हेल रिएक्शन। और यह इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हेल डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, देखो दिया होगा अप्रकाशिक अभिक्रिया। और इस वाले का नाम है प्रकाशिक अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेल रिएक्शन का दूसरा नाम है प्रकाशिक अभिक्रिया। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक। ये ब्लैकमैन ने खोजा था, और ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में, पत्तियों के कहाँ? स्ट्रोमा में। फिर से देखिए स्ट्रोमा आ गया, तो फिर से आपको समझना स्ट्रोमा है कहाँ, ठीक। आपने हरित लवक को देखा है, ये हरित लवक दोहरी झिल्ली का होता है। इस हरित लवक में द्रव भरा होता है, इस द्रव को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इस द्रव का जो नाम है, यही द्रव है क्या? स्ट्रोमा। ये द्रव जो है ये स्ट्रोमा कहलाता है। इतनी बार बताने के बाद अगर जिसको नहीं आया ना तो समझ लो फिर बेकार हो तुम लोग ना। स्ट्रोमा, यहाँ स्तंभनुमा संरचना होता है, सिक्के जैसा स्तंभनुमा संरचना होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ये है सब के सब ग्रेनम, सभी को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाते हैं? ग्रेना कहलाएंगे। और अगर एक एक की बात किया जाए तो ये, अगर एक की बात करोगे तो ये माने कंप्लीट एक स्तंभ कहोगे तो ये कहलाता है ग्रेनम। क्या कहलाता है? ग्रेनम। एक स्तंभ ग्रेनम, सभी स्तंभ को मिला के ग्रेना। और इस ग्रेना में क्या होगा? अगर इस ग्रेना के ग्रेनम के एक हिस्से को ले लिया जाए, केवल एक को, तो यानी एक को ले लेंगे तो हम क्या कहलाएगा? थैलोकाइट। क्या कहलाएगा? थैलोकाइट। और इस थैलोकाइट्स का ना, इस थैलोकाइट में होता है क्या? क्लोरोफिल। इसी थैलोकाइट में होता है क्लोरोफिल। तो ये है क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक। इसी क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। और यही सारी क्रिया होगी आप लोगों के क्या? हेल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा? डार्क रिएक्शन। और ग्रेना में कौन सा रिएक्शन होगा? हेल रिएक्शन। हम लोगों को पहले क्या समझना है? ग्रेना वाला यानी हेल रिएक्शन, तब हम लोगों को समझना है डार्क रिएक्शन। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं कौन सा रिएक्शन? हेल रिएक्शन, ठीक। हेल रिएक्शन, क्या है हेल रिएक्शन? देखिए पर्णहरिम जो है ये प्रकाश को ग्रहण करके, कौन? पर्णहरिम प्रकाश को ग्रहण करके एडीपी को, पहला चरण है, एडीपी को किस में बदल देता है? एटीपी में बदल देता है। यानी पहला चरण क्या है? एडीपी को, एडीपी, एडीपी का मतलब एडिनोसिन, एडिनोसिन, कौन? डाईफास्फेट, डाईफास्फेट, एडिनोसिन डाईफास्फेट। एडिनोसिन डाईफास्फेट से किस में बदल जाएगा? एटीपी, यानी किस में? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ट्राईफास्फेट, ठीक। दूसरा काम क्या होगा? पहला ये घटना हुआ कि माने एडीपी जो था ये किस में बदल गया? एटीपी में। एडीपी बदल गया किस में? एटीपी में। इसके बाद दूसरा घटना क्या होगा? देखो, हाँ, सक्रिय पर्णहरिम जो है जल को हाँ प्रकाश के अपघटन द्वारा क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो यानी सक्रिय पर्णहरिम ना H2O, इसको क्या करेगा? प्रकाशिक अपघटन करके, हाँ 4H2O, प्रकाशिक अपघटन करके, प्रकाशिक अपघटन करके H+ आयन
और OH माइनस आयन में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक, ये सक्रिय पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश में जल को प्रकाशिक अपघटन करके ना, कौन चीज़, सक्रिय पर्णहरिम जल को प्रकाशिक अपघटन करके 4H+ आयन और 4OH माइनस आयन में तोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए दो चीज़ें मिला, एक मिला H+ आयन और दूसरा मिला OH माइनस आयन। और ये जो OH माइनस आयन है ये क्या करेगा, देखिए तीसरा स्टेप में देखो क्या दिया है, हाँ, अब जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न जो OH आयन है, यानी ये वाला, ये क्या हुआ है, जल का प्रकाश अपघटन, ये OH आयन क्या करेगा, जल और ऑक्सीजन, देखो वहाँ दिया होगा 4H2O प्रकाशिक अपघटन किया, H+ आयन में टूटा और OH माइनस आयन में, और ये OH माइनस आयन अब फिर क्रिया करेगा और OH माइनस आयन क्रिया करके ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, रिलीज। देखो यही तीसरा स्टेप दिया होगा कि ऑक्सीजन गैस को ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। 4H+ आयन किसके साथ क्रिया करता है, संगठित होकर के 2H2 में, देखिए 4OH ना माइनस आयन संगठित होकर के, संगठन होकर के 2H2O आयन और प्लस ऑक्सीजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। ये 4OH आयन जो है संगठन होकर के, माने टूट करके 2H2O और किस में, ऑक्सीजन के रूप में क्या होता है, मुक्त होता है। और जो बचा H+ आयन था, ये वाला H+ आयन, अभी आपने किसको देखा, जो जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ था उसमें OH जो था इसका संगठन हुआ 2H2O और किस में, अभी बचा कौन है, 4H+ आयन। ये 4H+ आयन जो है ये क्या करेगा, चौथा स्टेप, 4H+ आयन जल से प्रकाशिक अपघटन करके ना, अब प्रोटॉन ग्राही NADP ना, NADP को प्रोटॉन ग्राही, कौन, प्रोटॉन ग्राही NADP को ना NADPH2 में बदल देगा, किस में, NADPH2 में, NADPH2 में बदल देगा। NADP का फुल फॉर्म क्या है, निकोटीनामाइड ना, निकोटीनामाइड ना डाई न्यूक्लियो ना फॉस्फेट, निकोटीनामाइड, हाँ, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटीनामाइड एडेनिन, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो प्रोटॉन ग्राही H+ था इसने क्या किया, NADP के साथ क्रिया करके NADPH2 का निर्माण कर देता है। ठीक, इतना उतारो तब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यही जो 4H प्रोटॉन ग्राही था ये क्या किया, किससे क्रिया करके, तो हाँ यहाँ अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ये भी रिएक्शन बना सकते हैं आप कि 2NADP क्या कर देगा, ये क्रिया करके 2NADPH2 का निर्माण करेगा। और उसके बाद ATP जो था, ADP उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट के साथ क्या का निर्माण कर देगा, ATP का, यानी ADP जो था उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट के साथ क्रिया करके ATP का निर्माण कर देगा। और यही रिलेशन कहलाता है फोटोफॉस्फिक रिलेशन। देखो दिया होगा, यही कहलाता है फोटोफॉस्फिक रिलेशन, फोटोफॉस्फिक, हाँ फोटो, देखो क्या दिया है, फोटो फॉस्फेरिक रिलेशन। ठीक, ये था रिलेशन, ये कंप्लीट था क्या, हेल रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कल क्या, डार्क रिएक्शन। उतार लो।